कई लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी मुख्य परीक्षा के लिए किताबों की सूची बनाने के लिए। तो एक्चुअली में क्या कि अभी हम लोगों को बहुत समय नहीं मिल पा रहा था, कि जिस वजह से मैं अभी यूट्यूब पर बहुत एक्टिव भी नहीं रहा। प्रीलिम्स कई लोगों के काफ़ी अच्छे हुए हैं और कुछ लोगों के उतने अच्छे नहीं हो पाए जितनी वो अपेक्षा कर रहे थे। इस क्रम में मेंस के लिए अभी जो भी समय बचा है, तो मैंने कुछ अपने अनुसार वो किताबों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनको एटलीस्ट आप एक बार देख सकते हैं अपने लिए। पेपर 1 2, 3, 4 जैसा कि पहले यही पेपर रहता था, अभी पेपर 5 एंड पेपर 6 इंट्रोड्यूस हुआ है। वो एथिक्स के पेपर के अलावा जो आपके जीएस के 2 पेपर और जुड़े, पेपर 5 और पेपर 6 हैं। ये आपके ऑप्शनल पेपर होते थे। ऑप्शनल पेपर के जगह ये आपका नया 2 पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है जो यूपी से संबंधित है। पहले पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में ही यूपी के प्रश्न पूछे जाते थे। अभी पेपर 5 और पेपर 6 के माध्यम से ही यूपी से संबंधित जो भी जीएस है वो पूछा जाएगा। पेपर 1 के लिए जैसे उसमें कई सेगमेंट है, हिस्ट्री का है, सोसाइटी का सेगमेंट है, तो इस तरीके से मैंने कुछ बुक को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। जैसे पेपर 1 में यार अगर आप देखेंगे तो 11-12 की एनसीईआरटी है। 11-12 की एनसीईआरटी को केवल अभी आपके अपने पास रखना है, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आप एनसीईआरटी को बेसिक्स से उठा करके पढ़ें। एनसीईआरटी की बुक रहने से एक हमारे पास कॉन्फिडेंस ये रहता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन डिटेल में पूछा गया या इन डेप्थ में जाके पूछा गया तो हम उसको उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। 11-12 की एनसीईआरटी में अगर आप जाएँगे तो बहुत पूरी सारी एनसीईआरटी को ना पढ़ें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिससे चोल से संबंधित प्रश्न आए होंगे या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित होंगे, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित प्रश्न होंगे, तो आप उनको एनसीईआरटी से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। जैसे बौद्ध और जैन धर्म है, इसको आप पढ़ सकते हैं, चोल वंश को पढ़ सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता को आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी को सिर्फ अभी अपने पास रखना है, इतना समय नहीं है कि अब आप एनसीईआरटी को पढ़ें। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, जैसा कि मैंने प्रीलिम्स के समय ही बताया था कि कुछ किताबें जिनको आप अभी पढ़ लीजिए, तो मुख्य परीक्षा के समय आपके भार को वो कम कर देंगी। 11-12 एनसीईआरटी आपके पास रहनी चाहिए। दूसरी है मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत के लिए आपके पास स्पेक्ट्रम की किताब होगी, जिसको आपने प्रीलिम्स के समय भी पढ़ा होगा। इस किताब में आपको करना क्या है कि 1857 के बाद से जो 1947 तक का इतिहास है, उसको एक सेगमेंट में रख करके पढ़ें। उसके अलावा जैसे पत्राचार का विकास है और जो भी आंदोलन हुए हैं, कृषक आंदोलन हुए हैं, उनको आप सेगमेंट में पढ़ें। जैसे शिक्षा का विकास है, ये सब बहुत फ्रेगमेंटेड तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास, तो आप उस चैप्टर को एक अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन इतिहास में जो क्रोनोलॉजी और एक समझ बनाने की ज़रूरत है, वो है 1885 से लेके 1947 तक के इतिहास का। तो आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम को रखें और उस चैप्टर को अच्छे से कर लें, जो 1885 से 1947 तक को कवर कर रहा हो। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए देखिए सिलेबस में डिफाइंड है चीज़ें, और बहुत पिछले कुछ सालों में 1 प्रश्न या 2 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और कई बार तो ऐसा रहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न ही नहीं बने हैं। तो एटलीस्ट जो सिलेबस में लिखा गया है, फ्रांस की क्रांति के बारे में लिखा होगा, अमेरिकी क्रांति के बारे में है, जर्मनी, इटली का एकीकरण है। तो ये सब चीज़ें आप नोट्स बना लीजिए, किसी भी एक बुक से बना सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है विश्व इतिहास की, आप उसको लेकर के बना सकते हैं, या आपके पास कोई भी कोचिंग का मटेरियल हो। तो किताब मुख्य परीक्षा में मुझे लगता है कि किताबों से अच्छा आप उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें और उसके नोट्स खुद के बना लें। इससे होता ये है कि आप उसको रिवाइज़ कर पाएँगे समय से। चौथी सेगमेंट जो हिस्ट्री में होता है वो आर्ट एंड कल्चर की है। इसके लिए आप नितिन सिंघानिया की किताब रख सकते हैं। नितिन सिंघानिया की किताब को पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास रहेगी तो अगर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जटिल होते हैं, जो बार-बार पूछे जा रहे होते हैं, जैसे मंदिर शैली है, तो आप मंदिर शैली को एक बार नितिन सिंघानिया से पढ़ सकते हैं। या जो हमारी शास्त्रीय नृत्य होते हैं, आप इनको भी नितिन सिंघानिया से देख कर के पढ़ सकते हैं। 11th की एक एनसीईआरटी आती है, एन इंट्रोडक्शन टू आर्ट करके है। एन इंट्रोडक्शन एन आर्ट करके है, उसको आप ले करके पढ़ सकते हैं, पतली सी बुक है। वो हालाँकि यूपीएससी में जब प्रीलिम्स के पेपर होते हैं तो उसको लोग पढ़ते हैं, इस वजह से आप इसको किताब को रख सकते हैं, अच्छी किताब है। तो हिस्ट्री के लिए आप इतनी किताबें रख लीजिए। सोसाइटी के सेगमेंट में अगर बात करें तो दृष्टि की नोट्स रख सकते हैं या विज़न की नोट्स रख सकते हैं। विज़न की नोट्स में भी समाज के जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है। इसमें समाज वाले में आपको करना क्या है कि इसके इंटरनेट का यूज़ करें। देखिए, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया था, ख़ासकर दृष्टि वेबसाइट का। मुझे कोई भी चीज़ें अगर सर्च करनी होती थी, जैसे अगर क्षेत्रवाद है, तो मैं दृष्टि की वेबसाइट पर जा कर के क्षेत्रवाद सर्च कर लेता था, या क्षेत्रवाद लिख के सर्च बार में
आगे उसके दृष्टि आईएएस लिख देता था। तो उससे हमें कोई ना कोई जो सर्च इंजन से हमारा रिजल्ट आता था, वो उस टॉपिक से 4-5 आर्टिकल हमें मिल जाते थे, जिससे मैं ईज़िली नोट्स बना लेता था। अभी भी देखिए मैं किताब बता भले रहा हूँ, लेकिन मैं अभी लास्ट में जो अदर टॉपिक बताऊंगा, जो अदर सोर्सेज बताऊंगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये किताब उनके लिए है जो अभी बिगनर हैं या जिनका पहली बार मेंस है, जो किताबों को जानने के प्रति ज़्यादा इच्छुक है, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। ज्योग्राफी के लिए आप 11th-12th की एनसीईआरटी रख लें। फिर वही बात है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ उन सेगमेंट को देखें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा चुके हों। महेश वर्णवाल, जिसको आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा, अभी क्या करना है कि जो मेंस के सिलेबस हैं, मेंस के सिलेबस का जो टॉपिक है, जैसे चक्रवात है, भूकंप है, सुनामी है, इनको आप महेश वर्णवाल से नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी किताब को ही उतारने में लग गए। टू द पॉइंट इतना लिखिए कि जिससे आप 200 शब्दों के प्रश्न को आसानी से हल कर पाएँ। इसकी दृष्टि की प्रिंटेड नोट्स आती है ज्योग्राफी की, ये भी काफ़ी अच्छी नोट्स है। पेपर 2 की बात करें तो देखिए इसमें लक्ष्मीकांत है, जो सबको पता है, प्री और मेंस, इसमें दोनों में ये हेल्पफुल होता है। इसमें जो अदर टॉपिक है, गवर्नेंस है, इसको दृष्टि की नोट्स मुख्य परीक्षा के लिए आती है, जो अभिशासन नाम से होगी। या कोई भी एक मटेरियल आप कोचिंग का ले लें, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी है, कोई बहुत खराब है, सब कोई 18 है, कोई 20 है। तरीका ये होना चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो ये बुक लिस्ट लिखी है सिर्फ इसी को पढ़ के कोई सिलेक्ट हो सकता है। बहुतों की अपनी खुद की किताब होगी जो वो पढ़ते आ रहे होंगे, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो इनमें से कोई किताब अलग फॉलो करके वो इंटरव्यू दे रहे होंगे या सेलेक्ट भी होंगे अलाइड सर्विस में। तो आप गवर्नेंस के लिए कोई एक नोट्स मार्केट में देख के ले लीजिएगा, पतली नोट्स आएंगी। मैंने अपने भी नोट्स टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है, जो कि मैंने खुद बनाए हुए थे। इसी के साथ एक आईआर का है, आईआर से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें आप विजन 365 का एक मेंस का आता है, मेंस के नोट्स होते हैं, उसको आप लेकर के पढ़ लीजिएगा। उसमें लगभग आपको 25 से 50 टॉपिक मिलेंगे, जो कि कवर कर रखा होगा। सार्क नेशंस के साथ, आसियान देशों के साथ संबंध, हमारा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कैसा संबंध है, रूस के साथ, तो ये इसमें आपको कवर मिल जाएंगे। दृष्टि की वेबसाइट, फिर से दृष्टि की वेबसाइट से आप जो भी नोट्स बनाना चाहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं, रशिया के बारे में न्यूज़ सुन रहे हैं, तो आप दृष्टि की वेबसाइट पर जा करके वहाँ से सर्च करेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जिसको आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। पेपर 3 की बात करें, देखिए पेपर 3 में मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है, उसके पहले बेसिक नोट्स मैं बना लूँ। तो मैंने अपने नोट्स बनाया और टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपने नोट्स को शेयर भी किया हुआ है। मैंने यूनिट वाइज़ मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे। इकोनॉमिक्स के लिए मेरी बेसिक किताब एसएन लाल थी, जो कि मैं तैयारी के बहुत स्टार्टिंग फेज़ से मैं एसएन लाल को पढ़ रहा था। एसएन लाल में जो फैक्ट्स होते हैं, जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो दिए होते हैं। रमेश सिंह किताब आप ले लीजिए। रमेश सिंह किताब में से आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं। रमेश सिंह में से कुछ ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जो आपको लगेगा बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे पेपर 3 में भूमि सुधार पर एक टॉपिक है, तो भूमि सुधार मैंने रमेश सिंह से ही पढ़ा था। अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। तो एहसन लाल और रमेश सिंह के कॉम्बिनेशन से आप पढ़ें। मेरे नोट्स जैसे कि मैंने पहले बताया कि अवेलेबल है। करंट अफेयर्स और इंटरनेट का इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करना है आपको। अपने आँख और कान खुले रखने हैं। जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ चल रही है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, उसको अपने डायरी में, अपने नोट्स में नोट करते चलें। और ये भी देखें कि वो किस यूनिट के किस सेगमेंट से संबंधित है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 365 की विजन मेंस के लिए आती है, इसको आप देख सकते हैं। रवि पी ग्रहरी जी की बुक है। इनकी बुक भी अच्छी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। वैज्ञानिक नीति और बाकी चीज़ों का उल्लेख इन्होंने कर रखा है। इंटरनेट और करंट अफेयर्स, इसमें भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए टीएमएच पब्लिकेशन की आती है, आंतरिक सुरक्षा की किताब आती है, इसको आप ले लीजिएगा। इसमें भी इंटरनेट करंट अफेयर्स, पेपर 3 में जितना ही अधिक आप करंट अफेयर से ऐड करके लिखेंगे, नंबर उतने ही अच्छे मिलने की संभावना अधिक रहती है। पेपर 4 में सबसे ज़्यादा क्वेरी रहती है कि कहाँ से पढ़ा जाए, क्या किया जाए। पेपर 4 के नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपने पूरे डाल रखे हैं। उसको आप डाउनलोड करें, उसको सिर्फ़ करंट अफ़ेयर से अपडेट करते रहें। अगर नैतिकता के संबंधित पढ़ रहे हैं या ईमानदारी से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसा उदाहरण मिल रहा हो, जिसको आपको लगता है कि ईमानदारी से संबंधित है, तो उसको आप उसमें ऐड ऑन कर लें। उदाहरण ज़रूर लिखें। बुक की बात करें तो क्रॉनिकल बुक है, मेरे नोट्स अवेलेबल हैं। दृष्टि मंथली मैगज़ीन एक आती है। ये स्पेशल एडिशन होता है मेंस का, और इसमें जैसे हम मासिक पत्रिका खरीदते हैं, तो उसी समय मैं खरीदा था ये 2018 या 19, जहाँ तक मुझे याद कर पा रहा हूँ, ये तब मैंने लिया था। और उसमें स्पेशल एडिशन आया था एथिक्स का, तो वो मैंने फाड़ करके उसे रख लिया था, और उसे मैंने 2-3 साल तक उसको यूज़ भी किया था। उसके फैक्ट्स उसमें अच्छे दे रखे थे। और इसमें भी वही बात है कि अपने जो नोट्स है उसको अपडेट करते रहें एग्जाम्पल्स के साथ।
न्यूज़पेपर, मैगज़ीन में जो भी आपको घटनाएँ ऐसी लग रही हैं कि जो नीति शास्त्र में जोड़ी जा सकती है, आप इसको जोड़ करके लिख लें। जैसा कि पेपर 5 एंड 6 इंट्रोड्यूस हुआ है, राकेश सारस्वत जी की किताब आप पढ़ सकते हैं। जब मैंने मेंस दिया था तब पेपर 5 एंड 6 की जगह ऑप्शनल पेपर होता था। राकेश सारस्वत जी की मैंने किताबें ले रखी थी क्योंकि पेपर 1, 2, 3 में यूपी के प्रश्न पूछे जाते थे। तो राकेश सारस्वत की किताब में ये चीज़ें हैं कि आपको एक बेसिक फंडामेंटल्स मिल जाएँगे। और अभी एक मार्केट में यूथ कॉम्पिटिशन बुक आई हुई है। ये भी अच्छी किताब मुझे लगी, इसमें क्वेश्चन आंसर फ्रेम में इन्होंने दे रखा है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए वही बात है कि कोई एक किताब अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, उसको आपको परिपूर्ण खुद से बनाना है, वो आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं या कोई अदर रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं, गाइड बुक का यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर 2 लोग हैं तो 2 किताबें खरीद लीजिए। 10 दिन एक फ्रेंड एक किताब पढ़ ले, दूसरा फ्रेंड उसको दूसरे दिन पढ़ ले। इससे क्या होगा कि आप एक दोनों का कॉमन स्टडी हो जाएगी और डिस्कशन भी कर सकेंगे। इसमें भी यही है कि आप करंट अफेयर से और इंटरनेट का यूज़ करिए और इसको इनरिच करते रहिए। अदर सोर्सेज़ जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे नज़र से, जो मेरा मेरा नज़रिया रहा मेंस को लेकर के, मैं वो अब बताऊँगा कि आपको कि क्या करना है एक्चुअल में अभी आपके लिए। सोर्स के स्तर पर देखिए, मैं आपको फिर एश्योर करूँ, किताबों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। किताब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा मेंस में। मैं कहूँगा कि मैं प्रीलिम्स के लिए जो भी किताबें पढ़ा था यूपीएससी के टाइम पर, तो वो बेसिक किताबें मैंने बहुत अच्छे से कर रखी थी, इसलिए मुझे मेंस में बहुत बार वो किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। मैं फुटकर में चीज़ों को पढ़ता था, कवर करता था मेंस के लिए, और टॉपिक वाइज़ कवर करने में मेरा भरोसा अधिक रहता था। और 3 बार मुझे मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर मिला और तीनों बार ही मेरा अंतिम चयन भी हुआ है। देखिए, सबसे पहले अदर सोर्सेज़ की बात करें तो एक घटना चक्र की मुख्य परीक्षा विशेषांक आती है। ये विशेषांक मैंने यूज़ किया है। इसमें प्रश्न के फॉर्म में देते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये रहता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होता है, ये रैंडम नहीं होता। ये सिलेबस से ही ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट करते हैं। इसको आप ज़रूर रखिए अपने पास, इनके सारे एडिशन, अगर पिछले साल के भी आपके पास एडिशन हो तो उसको भी आप पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि इस साल मेंस लिखने जा रहे हैं तो पिछले साल वाला वो खराब है। तो घटना चक्र मुख्य परीक्षा विशेषांक आप अपने पास रखिए। 2013 से लेकर के अभी तक यूपीएससी के और 2018 से लेकर के यूपी पीसीएस के जो भी पेपर हुए हैं, उनको अपने पास आप रख लीजिए। वो पेपर आपको ये मदद करेंगे समझने में। पहली चीज़ तो जब आप ये प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए, 2013 से जो यूपीएससी के पेपर हुए, उसमें आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छोड़ देंगे। हो सकता है 2014 में जो आईआर का प्रश्न प्रासंगिक रहा हो, आज नहीं होगा, या जो अर्थव्यवस्था का प्रश्न प्रासंगिक होगा, वो आज नहीं होगा। तो आप सिर्फ जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, क्वासी जुडिशियल बॉडी पर होगा, प्रेसिडेंट पर होगा, एनजीओ पर होगा, भूमि सुधार पर होगा, या गवर्नेंस पर होगा, तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से अपने तैयार कर लीजिए। कई बार आप देखते रहेंगे कि आप किताबें पढ़ डाले लेकिन आपको क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में नहीं पता, या अर्धन्यायिक निकाय क्या होते हैं। लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्व्ड आंसर आपको मिल जाएगा। उन सॉल्व्ड आंसर के ही आप नोट्स बना करके एग्जाम में आप लिख सकते हैं, जो कि मैं खुद करता था। 2018 से यूपी पीसीएस का पेपर हो रखा है, 2022 तक के पेपर मिल जाएंगे, इनके आप सॉल्व पेपर ले लीजिए, इनको आप सॉल्व करिए जो स्टैटिक पोर्शन है। और टेस्ट पेपर तो मस्ट है, लिखना मस्ट है। कोई भी टेस्ट पेपर ज्वाइन कर लें, किसी भी कोचिंग का कर लें। 2018 जब मेरा एएलसी पद पर हुआ था चयन, तो मैंने 3 कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी उस समय। दृष्टि का भी मैंने किया हुआ था, ध्येय का भी मैंने किया था, और जीएस वर्ल्ड के भी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया हुआ था। और मैं खुद से भी लाइब्रेरी जाता था, तो मैं 2-4 क्वेश्चन लिखता था। मेरा ज़्यादा फ़ोकस इस पर ही रहेगा कि आप टेस्ट पेपर कोई भी जॉइन करें, बहुत इसके पीछे ना भागे कि वो कैसा आपकी कॉपी चेक करके दे रहे हैं, या कोई दूसरा कैसे आपकी कॉपी सही नहीं चेक कर रहा, तो उसको ब्लेम ना करें। उसको, जो भी वो आपको कमियाँ बता रहे हैं, उसको आप सहर्ष स्वीकार करें और उसको दूर करने का प्रयास करें। अगर वो कह रहे हैं कि आपका निष्कर्ष प्रभावी नहीं है, तो आप पूछें कि निष्कर्ष को कैसे प्रभावी बना जा सकता है? या आपका कंटेंट में कहीं कमी लिखी जा रही है, तो आप कंटेंट को सुधारने का प्रयास करें। उसको अपने पर्सनल ईगो से ना लगाएँ, जो भी टीचर अगर आपको लिख करके दे रहा है, जो भी चेक करने वाला आपको लिख करके दे रहा है, उसको आप सुधारने का प्रयास करें। और जहाँ तक आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा ठीक है, तो ठीक है, आप बहुत रिजिड मत होइए कि वो ब्रह्म वाक्य है और आपको वो फॉलो ही करना है। लिखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि दृष्टि वेबसाइट मैंने बहुत बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया था इस वेबसाइट का। मैं ऑफ़िस में रहता था तो भी इस वेबसाइट का मैं यूज़ करता था। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके मटेरियल कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को लिख के दृष्टि आईएएस लिखिए। आपको वो सर्च जैसे करेंगे, आपको उससे 2-3 आर्टिकल उससे संबंधित आपको मिल जाएँगे और उतने में आप नोट्स बना सकते हैं। इन सब के अलावा देखिए, स्टडी आईक्यू चैनल है, दृष्टि आईएएस के खुद के चैनल है, सनसेट टीवी है, प्रधानमंत्री का एपिसोड है। इसको, प्रधानमंत्री के एपिसोड को देखने के बाद आपको
आफ्टर इंडिपेंडेंस का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के एपिसोड को देख लिया था, इस वजह से मैंने 1947 के बाद के लिए मैंने कोई ऐसा सोर्स या मटेरियल नहीं पढ़ा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से इलॉबरेट किया गया है। और मैंने अपने नोट्स भी शेयर कर रखे हैं पेपर 2, 3, 4 के, तो आप वहां से देख करके भी हेल्प ले सकते हैं कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। इन सब के अलावा मैं ये चीज़ें आपको ज़रूर कहूँगा कि अभी जो भी आपके पास समय है, उसको लिखने में लगाइए। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, एक वीडियो मैंने बनाया था, कि जो आप बिगिनर है, जिनको पहली बार लिखना है, वो ज़रूर लिखें। 2 प्रश्न, 3 प्रश्न प्रतिदिन लिखें। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, तब तक मान के चलिए आप अपने सिलेक्शन से दूर हैं, या सिलेक्शन हो भी जाता है, तो आप कहीं निचले रैंक में रहेंगे। अब जैसे कि 6 पेपर हो रहे हैं, अगर देखा जाए सामान्य अध्ययन के, सब में 20 प्रश्न आने, यानी 120 प्रश्न आपको लिखने हैं, पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक। तो अगर आप उस 120 प्रश्न को सीधे एग्जाम में जाके लिखेंगे, तो विश्वास मानिए आप उस अभ्यर्थी से बहुत पीछे रहेंगे, जिसने पहले ही अपने कमरे पे या कोचिंग में जाकर के 1200 प्रश्नों का अभ्यास किया होगा। मैं एक रेशियो बताता हूँ कि अगर आप 120 प्रश्न आपको लिखना है, तो आप 1200 प्रश्न कम से कम अपने रूम पर या टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप जरूर लिखें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आप अपनी कमियों को नहीं पता कर पाएंगे। और जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका कंक्लूजन प्रभावी नहीं है, या आप डायग्राम का यूज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नॉलेज बहुत अधिक है, लेकिन वो जब आंसर राइटिंग करते हैं, तो उनके आंसर राइटिंग में वो चीज़ें नहीं झलकती जो एक अच्छे आंसर में दिखना चाहिए। और बहुत लोग हैं जो बहुत कम पढ़े मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन उनके आंसर्स बहुत अच्छे हैं। मैं अपने आप को उसी कैटेगरी में रखता हूँ। मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं। मेंस के लिए मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन हाँ, मैं मेंस के लिए टॉपिक वाइज़ सिलेबस को कवर किया हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैंने नोट्स बनाए हुए थे, और टेस्ट सीरीज़ मैंने बहुत सारे लिखे थे। तो ये चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा हेल्पफुल रही, बजाय किताब को पीछे भागने से। और जब आप किताब पढ़ते हैं, तो किताब क्या होता है कि एक असीमित, मुझे लगता है कि 800-800 पेज की किताब है, 600-600 पेज की किताब है। कहाँ तक पढ़ें, कहाँ तक ना पढ़ें, वो आपको लिमिट नहीं समझ में आती। लेकिन जैसे ही आप अपने को लिमिट करते हैं, कि जैसे आपने घटना चक्र मुख्य परीक्षा विशेषांक को पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपको पता है कि इसके सारे प्रश्नों को मुझे सॉल्व करना है, और ये सारे प्रश्न यूपी पीसीएस के सिलेबस से रिलेटेड हैं। जैसे आप 2013 से लेके 2018 वाले प्रश्न यूपी पीसीएस यूपीएससी को सॉल्व करेंगे, तो आपने अपने आप को लिमिट कर लिया उन प्रश्नों को। आपके सामने एक टारगेट है कि इसको खत्म करना है। और इसमें आप ये भी करिए, जैसे अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप पर प्रश्न आपको कोई मिला, मान लीजिए 2018 में सेल्फ हेल्प ग्रुप पर प्रश्न पूछा गया, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप पर आप खुद के A4 शीट में नोट्स बना लीजिए, और उसके कुछ करंट डेटा, करंट फैक्ट को आप लिख लीजिए। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। और लिखना आप अभी से स्टार्ट करिए। अगर आप वेट कर रहे हैं कि मेरी ये किताब खत्म हो जाएगी, या मेरा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब मैं आंसर राइटिंग करूंगा, या मेंस से 1 महीना पहले आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करूंगा, तो ये मेरे हिसाब से लगता है ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा। जितना जल्दी लिखना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। जो भी इससे संबंधित मेंस से रिलेटेड क्वेरी होगा, ये एक्चुअली मेरा वीडियो सिर्फ बनाने का पर्सपेक्टिव ये था कि आपको एटलीस्ट अभी पता चल जाए कि आपको करना क्या है, आपके पास बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। ये कोई फाइनल बुक लिस्ट नहीं है, आप अपने स्तर से खुद भी देख लीजिए। मार्केट में बहुत सारे मटेरियल हैं, कई बार बहुत अच्छा मटेरियल भी आपको मिल जाता है, लेकिन अपने आप को सीमित रखिए। बहुत असीमित मत कर दीजिए, किताबों का भंडार मत लगा लीजिए। मेंस परीक्षा सिर्फ आपकी समझ की परीक्षा है। किसी ने, हो सकता है कि राष्ट्रपति पर बहुत अच्छे नोट्स उसने बनाए, बहुत अच्छी उसने तैयारी की हो, लेकिन उसने आंसर राइटिंग नहीं किया है, तो विश्वास मानिए वो सीधे जाकर के उतना प्रभावी आंसर नहीं लिख सकता। अगर वही व्यक्ति 8 से 10 टेस्ट पेपर लिख लेता, तो हो सकता है उसके प्रश्न वहां पर और अच्छे से वो इंट्रोड्यूस कर पाता। तो अभी के लिए इतना ही। बुक लिस्ट ये जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप उसको वहां से देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको जो भी चीज़ें देखनी है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने पहले भी डाल रखा है, मेन से रिलेटेड मैं अभी भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। थैंक यू।